नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, इस समय देश में जब भारतीय सेना ने इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि शायद हम युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। वो आपसे भी हम उसको विस्तार पूर्वक समझेंगे। साथ में एक और बड़ी अजीब सी चीज हुई है सर। एक जो है, अब जो ऑपरेशन जो सेना ने हमारी चलाया, जिसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, अब उसको लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि उसको ट्रेडमार्क कराया जा रहा है। और ट्रेडमार्क कौन कराने की दौड़ में सबसे पहले काम किसने किया है? तो अंबानी साहब ने। अंबानी साहब सेना के ऑपरेशन सिंदूर का उस नाम का ट्रेडमार्क कराना चाहते हैं। अभी एक छोटा सा रेफरेंस है, जरा छोटी सी एक पुरानी वीडियो है। मैं दर्शकों को केवल रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूं, बाकी यहां इस वीडियो का केवल मकसद रेफरेंस लेना है। जरा दिखा दीजिए, सुनवा दीजिए। मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? तो सर, ये वीडियो दरअसल अभी जब हम लोग बात कर रहे थे, मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, तब मुझे मिली। एक तरफ कहीं जो है सेना के नाम पे लोग वोट मांगने लग जाते हैं हमारे देश में, दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो व्यापार ढूंढने लग जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हमारे सेना ने चलाया। अंबानी जी का इसमें क्या रोल है? अंबानी जी कैसे ट्रेडमार्क के लिए जा सकते हैं? मतलब सेना के नाम पे वोट से लेकर के धंधा तक बस यही चलेगा देश में। और ऐसे माहौल में ये उसी दिन अप्लाई किया गया है जिस दिन हमारी सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। आज हम अगर युद्ध के मुहाने पर खड़े जाते दिख रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, जो आपने ये कहा ये बहुत ही दुखद है। और ये जो प्रधानमंत्री जी का एक फेमस वाक्य है ना, अगर आपको याद हो, कि आपदा में अवसर। पूरे देश में एक आपदा की स्थिति है। जिस तरीके के हालात से पहले पहलगाम में हुए, उसके बाद पाकिस्तान के टेरर कैंप्स पे स्ट्राइक के बाद जिस तरीके से वो रिटेलिएट कर रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हो रही है, हमारे 15 के आसपास जो है लोग मारे गए, सिविलियन मारे गए पुंछ में, 40 से ऊपर लोग घायल हैं। और ऑपरेशन अभी कॉल ऑफ नहीं हुआ है, ऑपरेशन इज स्टिल ऑन। जो ऑपरेशन सिंदूर है तीनों सेनाओं का, दैट इज स्टिल ऑन। और ये बात मैं और आप नहीं कह रहे, रक्षा मंत्री ने चंद घंटे पहले अभी ऑल पार्टी मीटिंग में कहा है कि अभी ये कॉल ऑफ नहीं हुआ है। ऐसी सूरत के अंदर कल आपको याद है सुबह 1:44 पर सेना ने पहला ट्वीट किया था इस एक्शन को लेकर के, क्रॉस बॉर्डर टेरर स्ट्राइक्स को लेकर। और उस समय ये ऑपरेशन सिंदूर सामने आया था, ये नाम। उसके आपने कहा उसी दिन नहीं, चंद घंटों में। क्योंकि कल सुबह 1:44 पे तो एक खबर आई, और कल कुछ ही घंटों के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इसको अप्लाई कर दिया। कहां पर? ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए, कैटेगरी 41 में, क्लास 41। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पास, उनके जो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क है, उनके पास इसको रजिस्टर कराने के लिए, ताकि वो इस पर जो चाहे फिल्म बना सके, डॉक्यूमेंट्री बना सके, इसका कोई एजुकेशनल पर्पज से यूज कर सके, या कोई कल्चरल एक्टिविटी कर सके। आप कल्पना करके देखिए, देश की सेनाएं सीमाओं पर एक्शनरत है, वो पाकिस्तान के जवाब कर रही है, फायरिंग कर रही है, शेलिंग हो रही है जबरदस्त लगातार, हाईएस्ट अलर्ट पे देश है। और उसके बावजूद ऑपरेशन की पहली भनक मिलते ही, जैसे ही नाम सामने आया, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने चंद घंटों के बाद इसको अप्लाई कर दिया ट्रेडमार्क के लिए। इसको आप क्या कहेंगे? ये एक डिस्गस्टिंग नहीं है तो और क्या है? एक तरफ सारे के सारे हालात हैं, और दूसरी तरफ उससे भी मुनाफा कमाने का एक जरिया बढ़ाया जा रहा है। और माफ कीजिएगा, पूरी अदब के साथ एक बात और कहना चाह रहा हूं कि न्यूज चैनल के रूप में जो अंबानी जी के जो चैनल हैं, वो सुबह से शाम तक नफरत की फैक्ट्री चला रहे हैं, झूठ की फैक्ट्री चला रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन ही चला रहे हैं, लगातार सांप्रदायिक जो जहर है उसी को बोल रहे हैं। उसके बावजूद भी इस ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए देना, ये ना केवल मैं व्यक्तिगत तौर पर शर्मनाक मानता हूं, बल्कि ये परेशान करने वाला है कि किस तरह की मानसिकता है। केवल मुनाफाखोरी बच गई, देश उससे छोटा है क्या? सेनाओं का पराक्रम, सेनाओं की एक्शन, सेनाओं की सारी कार्रवाई, देश के मौजूदा हालात, सीमा पर जो हालात है, उस सब के बीच में किसी को अब भी मुनाफे की पड़ी है। और ये देखिए, इसमें केवल अंबानी ने अप्लाई नहीं किया है, इसमें 3 लोग और भी हैं। कोई मुकेश चेतराम अग्रवाल है,
उसके बाद कोई ग्रुप कैप्टन कमल सिंह है रिटायर्ड, और कोई आलोक कोठारी है। और इनमें अगर आप सीरियल नंबर देखेंगे एप्लीकेशन को, दिखा भी दीजिए दर्शकों को, मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है आपको, उसमें जो सबसे पहला एप्लीकेशन आया है सीरियल नंबर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो मुकेश अंबानी की कंपनी का ही आया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का है। दर्शकों के लिए बता दूं कि पूरी संभावना है जब आप ये अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब बड़ा साफ है कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं इस मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़ी कोई फिल्म, कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई कल्चरल इवेंट के लिए ऑब्वियसली इसको रजिस्टर कराएगी इस कैटेगरी में। इसके अलावा तो कोई और इसका कोई यूज है नहीं कैटेगरी 41 में। और सबको ये भी पता होना चाहिए कि रिलायंस का जो एंटरटेनमेंट बिजनेस है उसका पोर्टफोलियो का एक बहुत महत्वपूर्ण वर्टिकल है वो, अगर आपको ध्यान हो तो वो जियो स्टार को ऑपरेट करते हैं और जियो स्टूडियोज को भी ऑपरेट करते हैं। उसमें तमाम तरह के जो भी टीवी कार्यक्रम और सारी फिल्में और सारी चीजें होती है। ऐसी सूरत में जब पूरा देश युद्ध के मुहाने पे खड़ा है, पूरे देश का ये नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है, एक तरफ ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है जिसमें रक्षा मंत्री ब्रीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री सेक्रेटरीज के साथ अभी मीटिंग करके हटे हैं जब मैं और आप बात कर रहे हैं, वैसी सूरत में किसी को इसमें भी मुनाफे की पड़ी है, आपदा में अफसर की पड़ी है, और वो इसको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के रूप में चला गया। तो ये हमारे जो उद्योगपति हैं, माफ कीजिएगा, उनके नैतिक पतन और जो मुनाफाखोरी की जो प्रवृत्ति है कि हर चीज को आपदा में अवसर बदल करके किसी भी रूप में हमें औरों से आगे रहना। आप सोचिए पूरा देश तो क्या वो कर रहा था कि हमारे सैनिक सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे, और वहां पर क्या, उस मानसिकता को देखिए वहां पर क्या चल रहा होगा कि हम ऑपरेशन सिंदूर को ट्रेडमार्क रजिस्टर करा देते हैं। ये मैं दर्शकों पर ही छोड़ता हूँ वो इसको क्या शब्द देंगे, लेकिन मेरी व्यक्तिगत नजर में ये विशुद्ध मौका प्रस्ती, आपदा में अवसर, और इसके अलावा भी और कुछ आप चाहें तो जोड़ सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, ये तो वही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर तो एक बहुत बड़ा भर्त्सना अभियान चलना चाहिए कि किस तरीके से ये सारी चीजें की जाती हैं ऐसे आपदा के अवसर पर। बिल्कुल, और इसकी नींव कहीं ना कहीं जो इसीलिए मैंने शुरू में ही बात कही कि दर्शकों को सिर्फ रेफरेंस के लिए, क्योंकि आज हम ऐसे माहौल में हैं जब पूरा देश एकजुट होकर के आज सेना के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है, सरकार के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है, इसलिए कि भाई आप कार्रवाई करिए, मजबूती से कार्रवाई करिए। और ऐसे में अंबानी जैसे लोग ये काम कर रहे हैं, वो धंधा ढूंढ रहे हैं। लेकिन फिर एक सवाल ये आ जाता है कि मोदी जी से इतनी नजदीकी उस परिवार की है कि उसके घर की शादी में 4-4 घंटे जाकर के बैठते हैं, और मोदी जी जब ये राह दिखाते हैं तो उसी रास्ते को उसने पकड़ा हुआ है। नहीं, बनतारा में भी मोदी जी ने पूरा शूट किया कई घंटे, वो भूल गया। शादी को छोड़ दीजिए, अंबानी के जो पशु पक्षी हैं उनके साथ भी मोदी जी ने पूरा शूट किया, टाइगर के साथ, उनके साथ, हाथियों के साथ। तो मोदी जी इज वेरी फॉन्ड ऑफ ऑल सच थिंग्स। तो वो उनकी जो नजदीकी है वो पूरे देश ने देखी है अलग अलग अवसरों पर। सर, हम करंट हालात की बात करें, आज हम कहाँ खड़े हैं? कल सेना का जो ऑपरेशन सिंदूर चला वो हम सबने देखा। निश्चित तौर पे हमारी सेना ने अद्भुत काम किया, बिल्कुल पिन करके जो टारगेट था उसको उन्होंने ध्वस्त किया, और उसका असर पाकिस्तान में दिख रहा है। आज वो बिलबिला रहा है, देश तमाम देशों के साथ मदद मांग रहा है, लेकिन साथ में उन्होंने फायरिंग भी की है, हमारे सिविलियन मारे गए हैं। क्या माना जाए कि हम युद्ध के मुहाने पर बिल्कुल खड़े हैं? राम प्रकाश जी, दुर्भाग्यपूर्ण जवाब है हाँ। स्थिति एस्केलेशन की तरफ जा रही है, बहुत तेजी से जा रही है, और मैंने कल भी आपको इशारा किया था कि पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान के अंदर सेना नहीं, सेना का पाकिस्तान है। सेना के जो वहां पर जिस तरीके के वेस्टर्न इंटरेस्ट है, और वहां पे जिस तरीके का जिहादी जनरल मुनीर है, उसकी आप पूरी की पूरी भाषा देख लीजिए, उसकी दैहिक भाषा देख लीजिए, उसके शब्द देख लीजिए, और जिस तरीके से पाकिस्तान की भदपिटी है इंटरनेशनली कि भाई कुछ हाईएस्ट अलर्ट पे सेनाओं के होते हुए, हाईएस्ट अलर्ट पे एयरफोर्स थी, उसके बावजूद भी उनके यहाँ नो टारगेट प्रेसिजन स्ट्राइक के शिकार कैसे हो गए। ये पूरे देश के, पाकिस्तान के अंदर भी और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो फॉल्ट लाइन्स है डिफेंस की, वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हुई है। और आपको पता है कि पाकिस्तान पर किसी का लोकतंत्र वोकतंत्र कुछ नहीं है, केवल सत्ता हमेशा बीजेपी उनके पास रहती है, अपने क्या नाम सेना के पास। वैसी सूरत के अंदर मुनीर कोई भी ऐसा चांस नहीं छोड़ेंगे। आप देखिए कल से वो कितना ऑफेंसिव वो कर रहे हैं। हमने सीधे सीधे ये कहा, हमारे विदेश सचिव ने ये कहा, हमारी सेनाओं ने ये कहा कि ये ऑपरेशन जो है केवल टेररिस्ट कैंप्स के अगेंस्ट था, टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स के अगेंस्ट था, लॉन्चिंग पैड्स के अगेंस्ट था। हमने किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया, किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं किया। हम बहुत इजीली कर सकते थे, हमारी मिसाइल 550 किलोमीटर तक जाने को सक्षम थी। हमने 100 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इस सारी रेंज में टारगेटेड प्रिसीजन स्ट्राइक्स। उसके बावजूद पाकिस्तान की बदतमीजी देखिए, कल दोपहर तक उन्होंने पुंछ से लेकर के सीमावर्ती तमाम क्षेत्रों के अंदर न केवल क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की है, हैवी शेलिंग की है, मोर्टार से भी और आर्टिलरी शेलिंग भी।
और उसका परिणाम देखिए, पुंछ के अंदर कम से कम 15 लोग मारे जा चुके हैं, 45 से ऊपर घायल हैं, और मृतकों में 4 से 5 छोटे बच्चे भी। शर्म आनी चाहिए इस तरह के सिविलियन उनको वो टारगेट करने के लिए, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर बॉर्डर क्रॉस करोगे तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तो इस तरह की जो चीज, वो पहले प्रॉक्सी वार, जो ये लगातार आतंकियों को प्रशिक्षण देने वाला काम, आतंकियों को सीमा पार के जरिए भारत को 1000 कट्स देने का, और उस तरीके से सिविलियंस को टारगेट करने का। तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने ये शेलिंग बंद नहीं की तो भारत ना केवल वहां भी मुंह तोड़ जवाब देगा, और जिस तरीके से वहां के प्रधानमंत्री ने चंद घंटों के बीच में 2 हरकत की, वो भी दर्शकों को बताना जरूरी है। पहले उन्होंने अपनी संसद के अंदर ये कहा कि भारत को हम माकूल समय पर माकूल जवाब देंगे, और वहीं पर नहीं रुके, वो संसद के अंदर कहा, और संसद के बाहर आकर राष्ट्र के नाम संदेश में भी उन्होंने यही बात दोहराई। इसका मतलब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पूरी इस्टेब्लिशमेंट सेना के काबू में है, और मुनीर यही चाहते हैं। मुनीर को आपको पता है, जिस तरीके की एडवांस मिसाइलें, फाइटर एयरक्राफ्ट सारे चाइना से मिले हैं, तो उनको लगता है कि अब ये एक बार स्टैंड ऑफ हो जाए, उसके बाद तो इंटरनेशनल कम्युनिटी आ ही जाएगी। उनके पास फिलहाल, जो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग 1:30 बजे के आसपास भारतीय सेनाओं ने किया, उनके पास फेस सेविंग नहीं बची है, उनके पास मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं वो अपने देश के लोगों को। तो उसमें होना तो ये चाहिए था। वहां के रक्षा मंत्री ने कल क्या कहा था, मैंने स्पेसिफिकली अंडरलाइन किया था कल आपको। उनके रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर भारत अपने ऑपरेशन को कॉल ऑफ कर ले तो हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। तो भारत ने तो कोई एयर स्ट्राइक उसके बाद नहीं की, कोई सिविलियन टारगेट नहीं किया, कोई आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट टारगेट नहीं की। उसके बावजूद जिस तरीके से वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग कर रहे हैं पूरे पुंछ से लेकर के तमाम एरियाज के अंदर, वो तो बड़ा प्रोवोकेटिव कार्रवाई हुई ना, वो खुद उत्तेजना की कार्रवाई है। ऊपर से हमारा देश क्या कह रहा है, और उसके बाद आप देखिए आज ऑल पार्टी मीटिंग जब हुई, उसमें रक्षा मंत्री जी को कहना पड़ा सारे विपक्ष के सामने कि देखिए ऑपरेशन अभी चालू है, कॉल ऑफ नहीं हुआ है। वो इसीलिए कहना पड़ा, वरना आप देखिए हमने तो जब कल किया तो उसके बाद हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, हम केवल जो वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग कर रहे हैं हम उसको रिटेलिएट कर रहे हैं, वरना हम भी 4 जगह फ्रंट खोल सकते हैं। हमने नहीं किया, वो हमने किसी सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं किया। उसके बावजूद पाकिस्तान जिस तरीके से निर्दोष नागरिकों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग, मोर्टार शेलिंग, और कल तो आपने देखा वो पलवल का एक लड़का तो शहीद भी हो गया बेचारा, लांस नायक, 3 सैनिक घायल भी हैं, मोर्टार उनके सामने गिरा चौकी के ऊपर आकर के, वो 3 और भी सीरियसली घायल है। एक वो शव भी पलवल पहुंचने वाला है जब मैं और आप बात कर रहे हैं, आज उसका अंतिम संस्कार होगा। तो आप सेना को भी टारगेट कर रहे हैं और सिविलियन को भी टारगेट कर रहे हैं, ये है पाकिस्तान का काम। भारत ने केवल आतंकियों को टारगेट किया और ओपन एंड शट केस के तौर पे पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, विदेश सचिव ने और दोनों सेना के अधिकारी महिलाओं ने, कि देखिए हमारा ये टारगेट था। बाकायदा एक एक चीज उन्होंने प्रेस्क्राइब करी, बहुत डिटेल ब्रीफिंग। उसके बावजूद पाकिस्तान की जो ये मंशा है, ये अपने आप में मुझे लगता है कि ये सिचुएशन को एस्केलेट करने की तरफ बढ़ रही है, और बहुत तेजी से बढ़ रही है, और खास तौर पर वो बयानबाजी जो पाकिस्तान के नेता और वहां के सैन्य अधिकारी कर रहे हैं। ये सर एक चीज और मैं समझना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान ने कहा कि अगर आप इसको कॉल ऑफ कर लीजिए तो हम नहीं करेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत तो पाकिस्तान ने ही की। पहले निर्दोष नागरिकों को मारा, चलिए उसको किनारे रखिए। जब से हालात इस तरीके की चर्चा देखा पाकिस्तान ने कि देश में भारत के अंदर जनमानस एक हो रहा है और वो कार्रवाई की बात कर रहा है, निश्चित तौर पर सरकार कार्रवाई करेगी। लगातार वो हर रोज सीज फायर का उल्लंघन कर रहे थे, लगातार गोलीबारी कर रहे थे, और अभी भी वो सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, और फिर भी बेशर्मों की तरह इस तरीके की बात करते हैं। लेकिन क्या ये सरकार के ऊपर इस समय बड़ी जिम्मेदारी नहीं आ गई है, सरकार में बैठे अहम लोगों को, कि वो दुनिया को एकजुट करके पाकिस्तान को प्रेशराइज करें कि बंद करो इसको तुरंत? अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो अवांछित है भारत में, आप उसको टारगेट करिए, सिविलियंस को कैसे कर सकते हैं? नहीं, वो सारी चीजें देखिए पर्दे के पीछे चलती है, वो आमने सामने नहीं होगी। आज विदेश मंत्री ने, हमारे जयशंकर है, उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री को साफ साफ बताया कि अगर ये पाकिस्तान बाज नहीं आया तो हम इनका इलाज कर देंगे। ऐसे ही अजीत डोवल अपने हिसाब से तमाम देशों के एनएसए, अमेरिका का एनएसए, ब्रिटेन का, तमाम यूरोप के देशों को उन्होंने भी ब्रीफ किया। विदेश मंत्री भी लगातार, ये सारे ऑपरेशन पर्दे के पीछे होते हैं, सारी की सारी ब्रीफिंग वहां के एम्बेसीज के थ्रू, हमारे जो एम्बेसडर्स है, हाई कमिश्नर है, जहां वो सारा का सारा एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है जो चलता रहता है। आज विदेश मंत्री ने भी स्पेसिफिकली ईरान के विदेश मंत्री को कहा कि अगर इनका यही रवैया रहा तो हम इनको बख्शेंगे नहीं। तो हमारी सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है कि हम अपनी तरफ से एस्केलेशन नहीं कर रहे हैं। हमने जो कुछ किया पब्लिकली पूरी दुनिया को बाहर आकर के ब्लैक एंड व्हाइट में पिक्चर प्रस्तुत कर दी कि देखिए हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, कोई चीज हमने जो भी स्ट्राइक किया वो प्रोपोर्शनेट किया है, अपनी सेल्फ डिफेंस में किया है, क्योंकि वो आतंकी भारत को टारगेट कर रहे थे। हमने किसी सिविलियन पे, किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे नहीं किया। उसके बावजूद पाकिस्तान की जो हरकतें हैं,
जिस तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन भी वहां का मीडिया चला रहा है, हालांकि हमारा मीडिया भी कुछ कम बेशरम नहीं है, ये उससे भी बड़े निर्लज। ये कभी अपने जो हमारे वाले हैं जितने भी जो टीवी चैनल, इन्होंने क्या क्या बकवास की है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपका सिर शर्म से झुक जाएगा खुद को पत्रकार कहने में। लेबनान के स्ट्राइक्स, हुती के विद्रोहियों के उधर के जो स्ट्राइक हो रहे थे, जो इजराइल ने जो स्ट्राइक किए, उन सब को मिलाकर के भारत के स्ट्राइक्स को दिखाया जा रहा था। इससे क्या है, भारत का मीडिया, उसको शर्म तो आती नहीं ना, उनको कोई समझ। वो जो सेना का जो पराक्रम है जो उन्होंने किया है, उसको वो बिलिटिल कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे, उसको बिलिटिल कर रहे थे। जब हमारा अपना एक्शन इतना नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल फोकस, टारगेटेड और प्रेसिजन है, तो हमें दूसरों का दिखाने की क्या जरूरत है। और बाकायदा तमाम जो कल अगर आप देखेंगे, जुबैर ने जिस तरीके से दिन रात काम किया है, और सैकड़ों झूठ हमारे भी पकड़े हैं, उनके भी पकड़े, लेकिन हमारे तो कम से कम मैच्योर हो सकते थे ना। हम तो, हमारा तो हाथ ऊपर है, हमने तो ऑपरेशन किया है, हमारे पास तो फौज ने बाकायदा वीडियो सारे जारी किए एक्शन के, उसके बावजूद आपको झूठ दिखाने की जरूरत क्या है। तो सरकार ने अभी तक ये कहा क्या कि वहां के कितने आतंकवादी मारे गए, किसी ब्रीफिंग में सरकार ने कहा अब तक? क्या कह रहे हैं आपके डॉगी चैनल? 70 मार दिए, 90 मार दिए, 100 मार दिए, एक ने तो 900 बता दिए, खुद ही लगे पड़े। उनकी सरकार ने क्या कहा? हमारे 26 सिविलियन मारे गए। वो आतंकियों को सिविलियन मानते हैं। और कल वो आपने डिस्टर्बिंग फोटो भी देखे होंगे कि आतंकवादियों का जब वो हो रहा था, संस्कार हो रहा था, उस समय फौज के तमाम अफसर मौजूद थे, और कुछ शवों को तो मैंने देखा जो पाकिस्तानी झंडे में लिपटे हुए थे। तो पूरी दुनिया ने यह भी देख लिया कि टेररिज्म पाकिस्तान की ऑफिशियल स्टेट पॉलिसी है। वरना आतंकवादियों के जो जनाजे के अंदर सेना का क्या काम है, बता दीजिए मुझे। और पाकिस्तान का झंडा इतना सस्ता है कि आतंकवादी उसमें लिपट के जा रहे हैं, मीनिंग देयर बाई स्टेट पॉलिसी है उनकी। तो बेसिकली क्या है कि ये सारे का सारा जो घटनाक्रम है, हमारे देश के नेताओं को भी, हमारे देश के मीडिया को भी एक बात समझना होगा कि हमारा और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है हकीकत में, किसी भी रूप में। तो हमें अपने आप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ना केवल कंडक्ट करना पड़ेगा, वो जो कर भी रही है सेना ने, अभी तक कोई गड़बड़ नहीं की। केवल और केवल जो आपके डॉगी चैनल्स हैं, ये जो ओवर द रूफ जाकर के जिस तरह की बकवास कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं निकलने वाला। उससे देश में एक खास तरह का, जो मैं आपको पहले भी चेतावनी दे रहा था कि ये युद्ध उन्माद करने की स्थिति, 22 तारीख से लेकर के इन्होंने जो ये माहौल बनाया, उस सारे का परिणाम है। युद्ध में पहले कहता था, आज भी कहता हूं, युद्ध अच्छा नहीं है। युद्ध हमेशा मजबूरी का विकल्प है। उसके बावजूद जिस तरीके के फर्जी वीडियो, फर्जी दावे, ये कर दिया, वो कर दिया। आपने कल ब्रीफिंग देखी थी, कितने संयमित ढंग से हमारी ब्रीफिंग हुई, कहीं उसमें अतिरंजना, अतिशोक्तिपूर्ण कहीं भी कुछ नहीं था। और उसी ब्रीफिंग को जब आपका जो मीडिया है उसको जब खबर के रूप में दिखा रहा था, तो आपने वो भी देखा हो। देयर लाइज द कैच। आपको मैच्योर होना पड़ेगा अपने देश के लोगों के प्रति। जिस तरीके से आपने देखा कि टीवी चैनल क्या कर रहे हैं, खास तरह का माहौल बना रहे, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने, अरे भाई सब कुछ सेना कर रही है, किसी व्यक्ति ने कुछ नहीं किया है, सिस्टम काम करता है। और महाराष्ट्र में तो मैंने आपको भेजा किस तरीके से बीजेपी ने मोदी जी को, अमित शाह को, राजनाथ को, जिस तरीके से उनके पोस्टर लगा दिए, बड़े बड़े बैरिक, वो क्या बोलते हैं आप उनको, जो दीवारों पे लगते हैं, फ्लेक्स बोर्ड्स और तमाम। और एक नाथ शिंदे की पार्टी ने तो मोदी जी को जहाज, फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ हेलमेट लेके जाते हुए कि जैसे हमला वही करके आए, वो दिखाइएगा दर्शकों को, मैंने भेजा है आपको। तो वो सारी चीजें बेसिकली, ये वो समय नहीं है, ऑपरेशन इज स्टिल ऑन, टेंशंस आर हाई, और दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है लगातार बॉर्डर पर। ऐसे में संयम बरतें और अपने आप को एक मैच्योर डेमोक्रेसी के रूप में दिखाएं। आज आपने देखा ऑल पार्टी मीटिंग के बाद किरण रिजिजू ने क्या कहा कि हम विपक्ष के आभारी हैं। आज उन्होंने कोई आपत्तिजनक सवाल नहीं पूछा, किस तरह की कोई बात नहीं, और सारा देश एकजुट है, सभी दल एकजुट है। और रक्षा मंत्री ने भी प्रशंसा की है और हम भी प्रशंसा करते हैं। तो एक तरफ तो वो पॉलिटिकल स्टैंडिंग है हमारी, ग्रांड स्टैंडिंग, और इन्हीं की पार्टी के लोग वहां पे वो फ्लेक्स बोर्ड्स और वो तमाम लगवाते फिर रहे। इसका क्या मतलब? ये क्राइसिस का दौर है, क्राइसिस के दौर में देश एकजुट है। हर व्यक्ति, हर मीडिया संस्थान, हर नेता अपना दायित्व समझे, हर पत्रकार अपना दायित्व समझे, और उसके लिए जो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं वो हम करें। सर जरा मैं एक बार फिर से पहले सवाल पर लौट करके आना चाहता हूं, चूंकि आपने मोदी जी के करने का जिक्र कर दिया मीडिया का रेफरेंस लेकर के। जिस अंबानी साहब ने ट्रेडमार्क अप्लाई किया है, उन्हीं का चैनल न्यूज 18 जो है, वही बार बार ये बात कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, खुद वो बात कह रहे हैं। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है, तो उसमें अंबानी का क्या रोल आ गया कि वो ट्रेडमार्क कराने पहुंच गए? नहीं, नंबर बढ़ाने का भी तो खेल होता है ना। आप राय साहब भूल गए, रिलायंस जियो लॉन्च हुआ था, आपको याद है? रिलायंस जियो जिस दिन याद हुआ, उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन था आपको पता है? कोई अखबार हिंदुस्तान का उठा लीजिए उस देश का,
पूरे फुल पेज के विज्ञापन पे किसका फोटो था? एक तरफ रिलायंस जियो का मोनोग्राम था, पूरे का लोगो था, और पूरे फ्रंट पेज के आदमकद फोटो किसके थे? माननीय नरेंद्र मोदी जी के। क्या कोई भी कंपनी देश के सर्विंग प्रधानमंत्री का फोटो अपने लोगों के साथ इस तरीके से लगा सकती है क्या? प्रधानमंत्री उनके कर्मचारी हैं क्या? बता दीजिए आप। और ये सवाल मैं देश से पूछता हूं। और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई आज तक? रिलायंस इंडस्ट्रीज के, रिलायंस जियो के खिलाफ आज तक क्या कार्रवाई हुई जब उन्होंने अपनी ब्रांड को लॉन्च करते समय प्रधानमंत्री मोदी का फोटो लगाया? और मोदी जी ने उस पर क्या एक्शन लिया? पूरी सरकार ने क्या एक्शन लिया? दे रिलीज्ड इट। तो उसी तरीके से जो आप सवाल कर रहे हैं कि इनको, तो वही बात है ना कि जो देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च 1:44 पे सोशल मीडिया पे फौज ने लगाया, और चंद घंटों के बाद ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की सोच कैसे आ सकती है आपकी? मैं तो उस सोच के ऊपर वो हूं कि हाउ डेयर यू थिंक लाइक दैट। और प्रधानमंत्री ने नाम दिया या सेनाओं ने नाम दिया, दिस इज नन ऑफ एनीबॉडीज बिजनेस। सेनाओं का ऑपरेशन है, उसको वो अंजाम दे रही है, उसमें मेरा और आपका क्या है? प्रधानमंत्री प्रधान उन्हीं के चैनल दाड़ रहे हैं कल से। क्यों? क्योंकि इस नाम को ब्रांड के तौर पे स्टैब्लिश करना है, उसको फिर ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्ट्रेशन करके उस पर फिल्म बनाए या जो कुछ भी करे, फिर तो इनका कॉपीराइट होगा ना एक तरीके से। ट्रेडमार्क इज विद देम, दे मे यूज द वे। सर, मैं सर्वदलीय बैठक की बात करना चाहता हूं, उसके पहले जरा एक और चीज क्लियर कर लूं अपने दर्शकों के लिए। सर, अगर प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया, हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन किया, तो ये ट्रेडमार्क हमारी सेना के साथ जुड़ना चाहिए या फिर प्रधानमंत्री के साथ जुड़ना चाहिए? रिलायंस इसमें कैसे घुस गया? वो क्या हैसियत रखता है इस ट्रेडमार्क को मांगने के लिए? और क्या सरकार को पहली नजर में इसको खारिज नहीं कर देना चाहिए? कौन करेगा खारिज? आपको कल्पना भी कर सकते हैं आप इस बात की? अरे भाई, ये तो चलो एक ट्रेडमार्क है, मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो बात की बात है। इसमें तो महीनों का प्रोसेस है, तमाम चीजों की स्क्रूटनी होगी, इसमें एथिक्स के भी इश्यूज आएंगे, तमाम दुनिया भर की। हालांकि होगा वही जो ये चाहेंगे, इस पे कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। लेकिन ये लॉन्ग रन प्रोसेस है, इसमें कुछ महीने लग भी सकते हैं, जिस तरीके का वो सिस्टम। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया रिलायंस जियो, उस पर प्रधानमंत्री का फोटो मैं उसके लोगों के साथ कैसे लगा सकता हूँ? इसका जवाब मुझे दे दे। अंबानी दे दें और प्रधानमंत्री दे दें या भारत सरकार दे दे। हाउ कैन समबडी यूज इट? वो एक बिजनेस एंटिटी है रिलायंस जियो। ऐसे ही जो ये चीज आप कह रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट येट ओवर, इट इज स्टिल ऑन। और ये बेसिकली सेना की प्रॉपर्टी है। ये प्रधानमंत्री ने दिया, रक्षा मंत्री ने दिया, सीडीएस ने दिया, किसी आर्मी चीफ ने दिया, हार्डली मैटर्स। ये तीनों सेनाओं का कोड नेम है। इसको मैं और आप कम से कम इतनी तो शर्म कर लेते कि ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही कुछ सोच लेते। वो तो 144 पे वहां पर नाम आया और आपने दिन नहीं बीतने दिया, उससे पहले यू वर द फर्स्ट। देखिए, आप कल 4 लोगों ने आवेदन किया जो मैंने नाम बताए, उनमें सीरियल नंबर सबसे टॉप पर किसका नाम है? मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री का। इससे आप समझ लीजिए कि देश में कुछ भी होता रहे, मुझे मुनाफे से मतलब है। इस तरह की अवसरवादिता, और इतना बड़ा उद्योगपति, और फिर राष्ट्रवाद की वो लोग बात करते हैं। आपने देखा होगा अडानी साहब जब भी कोई विवाद में फंसते हैं, जब वो कोई प्रेस ब्रीफिंग करते हैं तो उनके पीछे, या उनका कोई वीडियो आता है स्पष्टीकरण, उनके पीछे तिरंगा होता है, और वो कहते हैं कि देश को कमजोर करने की। अंबानी और अडानी देश नहीं है, देश उनसे कहीं बड़ा है, तिरंगा उनसे कहीं बड़ा है। ये जो सेना का ऑपरेशन सिंदूर है, ये किसी भी व्यक्ति से बड़ा है। ये नाम किसी ने भी दिया, उससे क्या फर्क पड़ेगा राम प्रकाश जी? चलिए, अब इन जैसे लोगों की, इन पाखंडियों की कितनी बात की जाए। दर्शकों के लिए काम की बात करने चलते हैं अब थोड़ा। सर, सर्वदलीय बैठक का आपने जिक्र किया। सर्वदलीय बैठक में अभी खबर, भाई किरण रिजिजू का आपने जिक्र कर दिया ही, लगातार खबर चल रही है कि सर्वदलीय बैठक में भी पूरा सपोर्ट पूरे विपक्ष ने एक साथ कर दिया है सरकार को, सारे ऑपरेशंस के लिए, कार्यवाही के लिए। सर, प्रधानमंत्री जी हर बार क्यों दूरी बना लेते हैं? मोदी जी इन सब चीजों से ऊपर है। देखिए, आज देश में ये सब चर्चा करने की जरूरत नहीं। आज विपक्ष ने भी इसको अवॉइड किया, लेकिन वहां पर सवाल पूछा गया खड़गे साहब से भी, राहुल गांधी से भी मीटिंग के बाद। तो उन्होंने कहा कि हम तो चाहते थे प्रधानमंत्री जी आए। और 23 अप्रैल को, आपको याद होगा, 22 अप्रैल को यह हादसा हुआ था, पहलगाम नरसंहार हुआ था। 23 को जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसको भी चेयर किसने किया था? माननीय रक्षा मंत्री जी ने किया था, और गृह मंत्री भी वहां आए थे। आज भी सेम सिचुएशन है। और जिस समय ये मीटिंग हो रही थी, एग्जैक्टली उसी समय पर प्रधानमंत्री दिल्ली में ही थे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और ऑल पार्टी मीटिंग मैं और आप तय नहीं करते, सरकार ही तय करती है, हाईएस्ट लेवल पे तय होती है हर चीज। उसकी ब्रीफिंग भी बाकायदा, उसका वर्ड बाय वर्ड तय होता है कि कितना बोला जाएगा, क्योंकि डिफेंस का मामला है, बहुत सारे सीक्रेट्स रहते हैं, ऑपरेशनल मामला है, तो सारी चीजें नहीं बताई जाती, सिंबॉलिकली बताया जाता है, भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हम कर रहे हैं, बहुत ही सिंबॉलिक। फ्यूचर एक्शन प्लान कभी नहीं बताया जाता।
उसी समय जब प्रधानमंत्री वहां नहीं गए, प्रधानमंत्री बहुत सारी चीजें करते हैं, संसद के अंदर कभी सवालों के जवाब नहीं देते, देश में कुछ भी होता रहे कभी सामने नहीं आते। आज भी जब ये सारी मीटिंग हो रही थी, उस समय प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे, सारे सेक्रेटरी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं भारत सरकार के, उन सब के साथ मीटिंग कर रहे थे, पूरी तैयारियों का वो ले रहे थे, उनके ऊपर कोऑर्डिनेशन के ऊपर बात कर रहे थे। वही मीटिंग 2 घंटे बाद भी हो सकती थी। सेक्रेटरी बड़े हैं या विपक्ष बड़ा है? सेक्रेटरी तो आपके अधिकारी हैं, विपक्ष तो लोकतंत्र का सारे का, विपक्ष को ऑल पार्टी मीटिंग थी, वो तो पक्ष भी था उसमें। ऑल पार्टी मीटिंग में तो सारे राजनीतिक दल है, दे आर फार मोर हायर इन प्रोटोकॉल। सेक्रेटरी तो आपके ही हैं, सारी चीजें उनको आप एक चिट्ठी भी जारी कर देंगे तो काम चल जाएगा। तो वहां मीटिंग कर रहे थे वो, और इसमें नहीं गए, तो ये सवाल खड़गे जी से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि सवाल बहुत है पूछने के, लेकिन आज दिन नहीं, तो हम कभी समय आएगा तो सवाल पूछेंगे मोदी जी से कि आप मीटिंग में क्यों नहीं आए थे। लेकिन मोदी जी उसको पूछते रहिए, वो कभी जवाब देते नहीं। और मुझे लगता है हमारा भी आज ये डिस्कशन करने का कि भाई मोदी जी क्यों नहीं आए, बहुत तमाम चीजें हैं, हमारा भी नहीं बनता आज, क्योंकि देश और सेनाएं जिस हालात में खड़े हुए हैं आज, और युद्ध के मुहाने पे मुझे लगता है बिल्कुल जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार क्रॉस बॉर्डर फायरिंग कर रहा है, तो हमें भी बचना चाहिए इस राजनीति से। लेकिन कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है उसमें अकाउंटेबिलिटी तो हमेशा रहती है, कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो राहुल। आप सोचिए अगर इस मीटिंग में राहुल गांधी ना आए होते या खड़गे ना आए होते, तो ये भी सोचना चाहिए, हम अंधभक्त होकर किसी का वो नहीं कर सकते। और बीजेपी जिस तरीके की जो ट्रॉल सेना और तमाम चीजें हैं, कल तमाम लोग ये कह रहे थे कि हमला हो गया, अब बताइए मोदी का। अरे भाई सेनाओं ने किया, हम तो 22 तारीख से कह रहे हैं कि सेना करेंगी, उनको तो केवल यस और नो कहना है और उसका स्केल बताना है कितना करना है। ये हमने कब कहा कि मोदी, हमने तो मोदी से कभी कहा ही नहीं सेना का। और तमाम सैकड़ों ट्वीट आकर के वही ट्रॉल सेना लगी पड़ जाती है, उनका तो कारपेट बॉम्बिंग का काम ही है उनका। बेसिकली क्या है कि ये जो अवसर है, इसकी संवेदनशीलता, इसकी सेंसिटिविटी को अपोजिशन को तो समझ ही रहा है, सरकार को भी समझना चाहिए। और मुझे लगता है एक चीज मैं और कहूंगा, अपने बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस कवरिंग डिफेंस, सरकार को जो भी कुछ स्थितियां हैं उसको लेकर के थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट होने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो भी ये मिस इन्फॉर्मेशन है उसको इफेक्टिवली रोका जा सके। पाकिस्तान का पूरा तंत्र तमाम नकली हैंडल बना करके भारतीय सेनाओं के बारे में, वायु एयरफोर्स के बारे में, तमाम चीजों के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं, आपको भी पता है। तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि पैनिक ना हो। तो एज ए प्रोफेशनल फोर्स हम जितना कोशिश हो सके, जितना संभव हो, उसको टाइमली, टाइम टू टाइम उसको बताते रहें। तो मिस इन्फॉर्मेशन चाहे तो वो डॉगी चैनल फैलाए चाहे कोई भी फैलाए, उसको आप इफेक्टिवली पार पा सकते हो, और वो एक बहुत इफेक्टिव टूल हो सकता है। बिल्कुल, देश के लोगों के सामने सच आता रहना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन निश्चित तौर पे ये भी ज़रूरी है कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जी हमें फ्रंट से लीड करते हुए दिखाई दे, शायद इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। सवाल मैंने पहले भी कहा था, मैं लगातार कह रहा हूँ इस बात को, कि सवाल तब तक सारे हैं जब तक ये पूरी कमान या पूरी तैयारियां सियासतदानों के हाथ में थी। जैसे ही तैयारी सेना के हाथ में आती है, सवाल खत्म, क्योंकि सबको पता है कि अब तक जो भी इम्बिक्यूटीज होनी थी, हो सकती थी, गलतियां हो सकती थी, अब नहीं। सेना के हाथ में कमान आने के बाद गलतियों की चांस कहीं नहीं है, और भारत के हर भारतवासी को सेना पर भरोसा है, गर्व है, और बार बार सेना ये दिखाती रही है। पाकिस्तान जैसे बेशर्म देश हैं जिनको ये समझ में नहीं आता है कि हम किससे उलझ रहे हैं, उनकी भावना क्या है। पाकिस्तान अपनी स्थिति को नहीं देखता, वो लड़ने चला आता है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।